नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहां पे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि जनवरी में होगा, 2025 में एग्ज़ाम होगा। फॉर्म जो है निकल चुके हैं, आप सभी को पता भी होगा, आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। तो देखिए, हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं ताकि हम ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में कर सकें। तो चलिए, हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे जो कि सिलेबस में है और उनसे रिलेटेड है। तो देखिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो कानों में कंगना, देखिए कानों में कंगना जो कहानी है लगा हुआ है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना है। 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए, पत्रिका इंपॉर्टेंट होती है, किसने लिखा था, कब प्रकाशित हुआ था, ये सारे फैक्ट जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। 1913 में राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और अन्य कहानियां भी देख लेते हैं इनके, क्योंकि जो भी मतलब लेखक या रचनाकार आपके सिलेबस में है उनके और भी रचनाओं को पूछा जाएगा। तो इनकी जो और रचनाएं हैं वे कौन कौन सी है, तो यह एक मार्मिक कहानी है, मतलब यह इनकी कहानी है, ठीक है। यह मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले, इस कहानी के बारे में ये फैक्ट दिया गया है, ये एक मार्मिक कहानी है। यह मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है, वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट करती है। आप लोगों ने अगर इस कहानी को पढ़ा होगा तो आपको इस कहानी का जो कथानक है या मतलब कथा है आपको पता होगी। कानों में कंगना, कहानी का प्रारंभ जो है आकर्षण से होता है और अंत जो है बेहद दुखद है, क्योंकि जो किरण होती है, इसमें नायिका होती है, उसकी मौत हो जाती है। यह कहानी स्त्री की स्थिति स्वतः जाहिर करती है। और देखिए क्या है, कानों में कंगना कहानी के पात्र देखिए कौन कौन है। कहानी की नायिका तथा योगेश्वर की पुत्री जो है किरण है, ठीक है। नरेंद्र जो है इसका नरेंद्र जो है लेखक होता है और नरेंद्र जो है क्या है, इसका नायक है, किरण का पति है, ठीक है। योगेश्वर जो है किरण का पिता है, नरेंद्र के गुरु और तथा किरण के पिता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे पूछे जाते हैं प्रश्न और पूछे जाएंगे। और देखिए क्या है, राधिका रमन प्रसाद सिंह की अन्य रचनाओं को देख लीजिए, कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं। तो कुसुमांजलि है, फिर है अपना पराया, फिर है गांधी टोपी इंपॉर्टेंट है, 1938 ईस्वी की रचना है, पूछी जाएगी। फिर है सावनी समा, 1938 ईस्वी की है, ये सब कहानी संग्रह है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर है धर्मधुति, और कहानियों को देख लेते हैं, वो सारी कहानी संग्रह थे जिनमें कई सारी कहानियों का संकलन होता है। देखिए कहानी संग्रह कहानियां कौन कौन सी है। गांधी टोपी कहानी संग्रह का नाम भी है, और इसका जो प्रकाशन 1938 में कहानी संग्रह का भी हुआ था, और गांधी टोपी जो कहानी है इसका भी 1938 में ही प्रकाशन हुआ है। सावनी समा भी 1938 में ही हुआ है। नारी क्या एक पहेली 1951 ईस्वी की रचना है। हवेली और झोपड़ी 1951 ईस्वी की रचना है। फिर है देव और दानव 1951 ईस्वी की रचना है। वे और हम 1956 ईस्वी की रचना है। धर्म और मर्म 1959 ईस्वी की रचना है। तब और जब 1958 ईस्वी की रचना है। अबला क्या ऐसी सबला 1962 ईस्वी की रचना है। बिखरे मोती भाग 1 1965 ईस्वी की रचना है। तो देखिए, ये जितनी भी कहानियां हैं, कहानी संग्रह है, इनसे संबंधित इनके बारे में आपको मोटा मोटा एक आइडिया जरूर होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इनका प्रकाशन जो है कब हुआ था, और ये सारी चीज़ें हो सके तो याद कर लीजिए, क्योंकि अगर याद रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और देखिए गद्य काव्य, तो नवजीवन फिर प्रेम लहरी, ये जो है इनके गद्य काव्य आपको पता ही है कि जो मतलब कहानियाँ होती है वो सारी की सारी गद्य के अंतर्गत आती है। फिर देखिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये जो रचना है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तरह से रचना हम कह सकते हैं। देखिए इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। देखिए प्रेमचंद है, और प्रेमचंद जी की कहानियों को देख लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनना स्वाभाविक है, बनेगा ही बनेगा, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सप्त सरोज 1917 ईस्वी की रचना है। प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी की रचना है। प्रेम पच्चीसी 1923 ईस्वी की रचना है। प्रेम प्रसून 1924 ईस्वी की रचना है।
प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी की रचना है। सप्त सुमन 1930 ईस्वी की रचना है। और जो कफन इनकी आखिरी कहानी है, अंतिम कहानी भी कहा जाता है, 1936 ईस्वी की रचना है। लाल पान की बेगम, देखिए लाल पान की बेगम एक आंचलिक कहानी है और इसके जो रचनाकार है फणीश्वरनाथ रेणु हैं, जो कि आंचलिक उपन्यासकार भी कहे जाते हैं। मैला आंचल इनकी रचना है जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इसको पढ़ा होगा और आप अगर यूपी बिहार के साइड से होंगे तो आपको पता होगा कि जो इसकी भाषा है, उसमें जो भाषा है वो कितनी मतलब देहातीपन जो होता है उस भाषा को हम कह सकते हैं। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जो ठुमरी संग्रह है, कहानी संग्रह है ठुमरी नाम से, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है। आदिम रात्रि की महक इसके अंतर्गत आने वाली, मतलब कि 1967 ईस्वी में ये भी कहानी संग्रह है। फिर है अग्निखोर 1973 ईस्वी की है। फिर है एक श्रावणी, दोपहर की धूप 1984 ईस्वी की है। अच्छे आदमी 1986 ईस्वी की है। अब देख लीजिए आकाशदीप के बारे में। आकाशदीप, हाँ, आकाशदीप जो रचना है, आपको अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में तो आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1928 में इसका प्रकाशन हुआ है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। देखिए जयशंकर प्रसाद को छायावाद का एक तरह से ब्रह्मा कहा जाता है और इनको आप नाटक का जनक भी कह सकते हैं। कि मतलब नाटक को जब भी हम पढ़ते हैं तो केंद्र बिंदु के रूप में हम प्रसाद को रखते हैं, प्रसाद के नाटकों को रखा जाता है। जिस प्रकार से अगर हम उपन्यास को कभी भी पढ़ते हैं तो प्रेमचंद को केंद्र बिंदु के रूप में रखा जाता है। कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रेमचंद को ही हम केंद्र बिंदु के रूप में रखते हैं। तो नाटकों को जब भी हम पढ़ते हैं तो जयशंकर प्रसाद को हम केंद्र बिंदु के रूप में रखते हैं। देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या है। छाया 1912 ईस्वी की रचना है छाया। फिर है प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी की रचना है। मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है प्रतिध्वनि में। आकाशदीप 1928 ईस्वी की रचना है। आंधी 1931 ईस्वी की रचना है। इंद्रजाल 1936 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं और इनको आप जरूर देखिए। अगर हम तुलसीराम के बारे में देखें, जो कि एक दलित रचनाकार हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार कहे जा सकते हैं अपने जाति के, तो देखिए मुर्दहिया जो रचना है ये 2 भागों में हमें देखने को मिलती है। मुर्दहिया का जो प्रकाशन वर्ष है 2010 ईस्वी है और इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है मणिकर्णिका। मुर्दहिया है क्या? मुर्दहिया जो है शमशान घाट का नाम है मुर्दहिया। और मणिकर्णिका जो है काशी में 84 घाटों से एक है। वह भी वह भी एक शमशान घाट ही है, उसका नाम है मणिकर्णिका, जो कि 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो डॉक्टर तुलसीराम की रचना है। ये जेएनयू में प्रोफेसर रह चुके हैं और इनके बारे में बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। और देखिए क्या है, इनका जो रचना काल है मुर्दहिया का 2010 ईस्वी आत्मकथा है। ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि लेखक ने अपने बारे में खुद बताया है। और देखिए मुर्दहिया आत्मकथा के 2 भाग हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। मुर्दहिया 2010 और मणिकर्णिका 2014 ईस्वी। और मुर्दहिया जो है 7 भागों में बटी हुई है, विभक्त है। तो इन भागों को भी देख लीजिए। तो पूछा जाता है कि मुर्दहिया के कितने पार्ट्स हैं, तो 7 पार्ट्स हैं और इनको सीरीज में लगाने वाले क्वेश्चन जो है बहुत बार बन चुके हैं। तो पहले क्या आता है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। फिर है अकाल में अंधविश्वास। चौथा जो है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5वां जो है भूतनिया नागिन। 6ठा जो है चले बुद्ध की राह। और जो 7वां है आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर देखिएगा। और इसके बारे में और देख लेते हैं। तुलसीराम की जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। अंगोलों का मुक्ति संघर्ष। तो अंगोलों का मुक्ति संघर्ष जो रचना है किसकी है, तुलसीराम की है। और CIAS राजनीतिक विध्वंस का अमेरिकी हथियार। 1 मिनट, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। फिर है द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन ईरान। फिर है पर्शिया टू ईरान। फिर है आइडियोलॉजी इन सोवियत ईरान और रिलेशन
इत्यादि, ये सारी सारी जो रचनाएं हैं इनकी हैं, तुलसी राम की। तो इन सभी के बारे में आप जरूर, मतलब इनके बारे में जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने स्वाभाविक है। तो देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मतलब जो सिलेबस में लगे हुए हैं उनसे, उसको मैं रिवीजन पर्पज से लेके आया था। तो इनको आप जितनी ज़्यादा हो सके तो रिवाइज कीजिए। और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम रोज़, मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा मैं रेगुलर रह सकूँ मैं उतनी ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करूँगा, ताकि हम रोज़ प्रैक्टिस कर सके, रिवीजन कर सके, ताकि हमारी जो तैयारी है एक अच्छे स्तर की हो सके। और हम जो नेट की तैयारी कर रहे हैं तो JRF उसमें हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो नेट तो क्वालिफाई कर ही सके। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। और अगर आप नए हैं और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप बने रहिए और रिवीजन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।